जिंदगी में लाख मुश्किलें आए लेकिन घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो आप पहली जंग ही हार जाएंगे और अगर आप घबराए नहीं तो आगे का पूरा मैदान आपका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा शो, एकमात्र पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, जिसका नाम है जनमत का, जहां हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे रोजाना आपको जनमत में रात को 9 बजे और रिपीट टेलीकास्ट में रात को 12 बजे हम आपको दिखाते हैं अहम खबरें। आज कौन से मुद्दे आपके लिए लेकर आए हैं, फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से वो मुद्दे भी मैं आपको फटाफट बताते चलता हूं। देखिए, 5 बड़े फैसले वो कौन से हैं जो प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में अब ले लिए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो, ताकि कोई इस हादसे का शिकार ना हो। सरकार के फैसले क्या हैं और आपको क्या जानना चाहिए, ये तमाम मुद्दे आज आपके लिए खास जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा जनमत में। फिर सबूत लाओ केजरीवाल, आरोप तो बड़ा लगाया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन है वो भी सबूत मांग रही है और साथ ही साथ बीजेपी तो सबूत मांगेगी ही मांगेगी। हरियाणा पर संगीन आरोप लगाया है जहरीला पानी बनाने का दिल्ली के। ये आरोप जो है अरविंद केजरीवाल के बहुत गंभीर हैं। आखिर ये आरोप अगर लगाया, अमोनिया की बात कही, तो उसमें सच्चाई कितनी है, सबूत मांगा जा रहा है। फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम, दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने के लिए, उनको तंग कर देने के लिए, एक तरीके से उनकी नींदें उड़ा देने के लिए पास हो चुका है बजट। पिनाका रॉकेट का हरी झंडी मिल चुकी है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक जो इसका फंड है वो एलोकेट कर दिया गया है। तो अब दुश्मन तो चिंता में आएगा। इसकी धुआंधार, इसकी चलती हुई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। पिनाका रॉकेट क्या तबाही मचा सकता है। फिर यूके हुआ इस्लामिक। देखिए, यूके की एक एमपी ने, स्वेला ब्रेवरमैन ने ये कहा है कि भाई इसी तर्ज पे चलता रहा तो यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन जल्द ही एक इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, वो भी न्यूक्लियर शक्ति से संपन्न। चलिए, ये मुद्दे थे जिनके बारे में आज हमने आपके साथ चर्चा करनी है। चर्चा ही करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे भी। पहला मुद्दा हर बार की तरह, क्योंकि ये पूरा महीना जो है कुंभ को समर्पित है। जनमत में सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ की, जिसकी हर अपडेट आप सुदर्शन पर दिन भर देख सकते हैं, देखते हैं। और जनमत में भी हम आपके लिए सबसे पहले महाकुंभ रखते हैं ताकि आप महाकुंभ की किसी भी जानकारी से अछूते ना रहें और अफवाहों के बाजार में ना उलझ जाएं। जनमत में आज हम बात करेंगे महाकुंभ पर लिए गए 5 बड़े फैसलों की। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद हम सब ने देखा कि जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी और एक योगी की तरह खुद को मजबूत रखते हुए अपने आंसू उन्होंने रोके, जिसे देख पूरा देश भावुक हो उठा। दोबारा अब महाकुंभ में ऐसी कोई घटना ना घटित हो, इसके लिए योगी सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि घटना एक सबक भी है। कई बार समीक्षा व स्थानीय स्तर पर सतर्कता बरतने के बाद भी ऐसे हादसे होते हैं और हुए हैं। सरकार ने इसकी तह तक जाने का निर्णय लिया है। इसके दृष्टिगत ही न्यायिक जांच आयोग गठित की गई है। कहां आने वाले स्नान पर्वों पर और कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार गुरुवार को प्रयागराज जाएंगे। साथ ही घटना के कारणों की पड़ताल भी करेंगे। योगी ने बुधवार सुबह 4 बजे ही मुख्य सचिव, डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अपने सरकारी आवास पर बुलाकर घटना के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पूरा दिन बैठकें चलती रहीं। मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम, मुख्य सचिव कंट्रोल रूम व डीजीपी मुख्यालय कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग भी की जाती रही है। एक एक घटना को लेकर प्रशासन, संतों व विभिन्न अखाड़ों से संवाद बनाए रखा गया। योगी ने कहा कि घटना की पुलिस जांच भी कराई जाएगी। आखिर हादसा किन कारणों से हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने को लेकर तैयारी पहले से की गई थी। ये भी कहा कि बुधवार को कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मेला क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मुस्तैद रहे। दूसरी ओर प्रयागराज से अयोध्या काशी जाने वाले मार्गों पर यातायात प्रबंधन की बड़ी चुनौती को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की खुद मॉनिटरिंग करने का जो है उनको कहा गया है। अब न्यायिक आयोग जो है वो भगदड़ के कारणों के साथ ही उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा जो हादसे का कारण बनी है। भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके सुझाव भी देगा। राज्य सरकार को न्यायिक आयोग की जांच अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
घटना की जांच के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अन्य अधिकारियों ने महाकुंभ जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। आइए अब आपको उन बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं जो महाकुंभ को लेकर लिए गए हैं। देखिए, महाकुंभ में भगदड़ के बाद काली रोड पार्किंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है। अब वाहनों का प्रवेश और पैदल यात्रियों का भी प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। पार्किंग स्थल पूरी तरह से खाली है, ना यहां वाहन खड़े किए जा रहे हैं और ना ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। सभी रेलवे स्टेशनों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और वे स्नान के बाद अपने घर लौट रहे हैं। एडीजी और जिला अधिकारी प्रयागराज श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। ट्रेनों का संचालन लगातार किया जा रहा है और परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसें लगाई हैं। मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव ना बने, इसके लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां श्रद्धालुओं के लिए भोजन, पेयजल और बिजली की आपूर्ति की पूरी व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अयोध्या प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, फतेहपुर प्रयागराज जैसे मार्गों पर यातायात बिना अवरोध के चल रहा है। सभी मार्गों को खुले रखा जा रहा है, उसमें कोई भी अवरुद्ध नहीं है, कोई भी रोकथाम नहीं है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर अमृत स्नान होगा। 3 फरवरी का दिन भी महत्वपूर्ण है। इसको लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे, पहले से सतर्क रहेंगे। कुंभ 2019 में मंडलायुक्त रहे आशीष गोयल और भानु गोस्वामी की तैनाती की जा रही है। साथ ही विशेष सचिव स्तर के 5 अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को भी तैनात किया जाएगा। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित करने पर यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, इस संबंध में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। फिलहाल हम ये इस बात पर चर्चा करने आए हैं कि हम बसंत पंचमी के अमृत स्नान को कैसे अच्छे से आयोजित कर सकते हैं और कैसे बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। हम उस स्थान पर भी पहुंचे जहां भगदड़ से घटना घटी थी, उसे देखा और मेडिकल कॉलेज जाकर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात भी की। यहाँ भर्ती किसी भी व्यक्ति की हालत, जो व्यक्ति है, गंभीर हालत में नहीं है। उनमें से कुछ को फ्रैक्चर आए हैं। हम बसंत पंचमी के लिए बेहतर व्यवस्था करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इनकी पुनरावृत्ति ना हो। आइए आपको सुनाते हैं कि डीजीपी ने क्या कुछ कहा, यानी प्रशांत कुमार डीजीपी उत्तर प्रदेश के द्वारा क्या कुछ कहा गया। राज्य सरकार के द्वारा न्यायिक कमीशन का गठन कर दिया गया है। वर्तमान में हम लोग जो बसंत पंचमी का स्नान है उसको किस तरह से किया जाए, किस तरह से बेहतर सुविधाएं दी जाए, इस संबंध में हम लोग यहाँ आए थे। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जहाँ पर एक घटना हुई थी, बकरों की बात हुई थी, उसको देखा तथा यहाँ जो मेडिकल कॉलेज में लोग बीमार हैं या जो उनके साथ हम लोग की विस्तृत वार्ता हुई है। यहाँ जो भी लोग एडमिट हैं, किसी की भी स्थिति गंभीर नहीं है। कुछ लोगों को फ्रैक्चर्स हैं, जो कि 2-4 दिन में 10 दिन में जब भी यहाँ के डॉक्टर्स बताएंगे, ये लोग अपने जगह पर चलेंगे। सर, बसंत पंचमी को लेकर सर किस तरीके से नई व्यवस्था बेहतर होंगी और किस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए प्रयास किया। चलिए, हमने खबर आपको बताई। अब इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा है वो भी आपको बता देते हैं। प्रश्न ये था कि श्रद्धालुओं की आस्था पर साजिशों का खतरा है, हाँ या ना में जवाब देना है। तो उत्तर क्या आया? 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि श्रद्धालुओं की आस्था पर साजिश का खतरा जो है वो चल रहा है। अब बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। देखिए, दिल्ली की सियासत अब एकदम 360 डिग्री घूमती वो नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना के पानी को लेकर उठाए गए सवालों पर गुरुवार को अरविंद केजरीवाल और चुनाव आयोग के बीच जमकर बयानबाजी हुई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल के जवाब मांगे। आयोग ने पूछा, यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया गया है? जहर मिलाने के सबूत दें। किस जगह पर जहर पाया गया है? जल बोर्ड के किन इंजीनियर्स ने इसे डिटेक्ट किया है? इंजीनियरों ने पानी में जहर रोकने का कौन सा तरीका अपनाया है? इन 5 सवालों पर अरविंद केजरीवाल जो है उनको इन 5 सवालों पर अरविंद केजरीवाल को 31 जनवरी सुबह 11 बजे तक जवाब देना होगा। कल दें ऐसा बोला है, यानी आज 30 है, कल 31 है। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर अब जवाब देंगे, वरना कार्रवाई की जाएगी।
इन सब सवालों के जवाब केजरीवाल दे पाएंगे या नहीं, या फिर उन पर कार्रवाई होगी, ये तो देखना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आपदा, हर बार इसको आपदा बोलते हैं, आपदा को हटाने का मतलब है 10 सालों के अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। 5 फरवरी को दिल्ली की जनता के सामने मौका है कि वे दिल्ली में आपको हटाकर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएं। 10 सालों तक इन्होंने, यानी आम आदमी पार्टी ने, पूरी दिल्ली को कूड़ेदान में बदल दिया है। ये लोग बहाने बनाते रहते हैं, दिल्ली सुंदर बनेगी, कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे, सड़कों और गलियों की सफाई होगी। भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने कहा कि आपदा के कुशासन से जनता और पार्षद त्रस्त हैं। हर व्यक्ति ये समझता है कि पिछले 3 सालों में आपदा सरकार जनता विरोधी सरकार रही है, जिसने अपने किसी वादों को पूरा नहीं किया है। ये प्रधानमंत्री मोदी के विकास की जीत है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का ट्रेलर है। अब ये सामने आ रही है बात, हम ये सुबह से कह रहे थे कि देखिए अब क्या चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव में जो जीत बीजेपी को मिली है, क्या उसका असर दिल्ली पर होगा? अब विश्लेषण जो है वो विश्लेषण करने वाले विश्लेषण करें, लेकिन अब रुझान तो आने शुरू हो गए हैं। इसी मुद्दे पर और सब नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। फिर आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर के सामने कूड़ा फेंका और उसके बाद उनको गिरफ्तार करना पड़ा। देखिए, प्रतिक्रियाएं सुनिए। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल से कुशासन का जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के केजरीवाल के भ्रष्टाचार को जवाब देना। आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल के तुष्टीकरण का जवाब देना। और आपदा को हटाने का मतलब है 10 साल तक रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। मित्रों, रोहिणी को किए गए अन्याय का जवाब देना। और 5 तारीख को दिल्ली की पूरी जनता के सामने मौका है, ये आप पार्टी को हटाकर मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने का। बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे ना? देखो रोहिणी वालों, कमल के निशान पर बटन दबाना है, विजेंद्र जी को जिताना भी है, भाजपा सरकार भी बनाना है, मगर बटन इतने जोर से दबाना कि केजरीवाल के शीश महल के शीशे टूट जाए, इतने जोर से दबाना है। प्रचंड जीत इस बात को दर्शाती है कि आपदा के कुशासन से पंजाब की जनता और पंजाब में पार्षद खुद त्रस्त हैं। भले वो कांग्रेस पार्टी के हो या आपदा के हो, हर व्यक्ति ये समझता है कि पिछले 3 साल में पंजाब में आपदा की सरकार जनता विरोधी सरकार रही है, जिसने अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया है। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास की जीत है। जब ये पार्षद ग्राउंड पर जाते हैं और जनता से रूबरू होते हैं, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि जमीन पर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनती है और भारी एंटी इनकम्बेंसी आपदा सरकार के विरुद्ध है, भले वो पंजाब हो या इनके कैंडिडेट्स दिल्ली के अंदर जाते हो। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे दिल्ली चुनाव 2025 के भी ट्रेलर हैं, क्योंकि पंजाब और दिल्ली दोनों के अंदर हर जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल जी
कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, अरविंद केजरीवाल जी 100% झूठ बोलते हैं और अरविंद केजरीवाल जी जनता विरोधी व्यक्ति है। चंडीगढ़ ने यह बता दिया कि आपदा की सरकार पंजाब को नहीं चाहिए और देश का कोई भी प्रांत हो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास को चुनना चाहता है। ये हार कांग्रेस और आपदा के फ्रेंडली अलायंस की भी है। आने वाले समय में जैसे चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव में जीत दर्ज करी, ठीक वैसे ही 8 फरवरी को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती जा रही है। देखिए, बहुत दुर्भाग्य है जो राजनीति को स्वच्छ करने आए थे वो आज पूरी तरीके से राजनीतिक तंत्र को खराब करने का काम कर रहे हैं। पंजाब पुलिस दिल्ली में घूम रही है, पंजाब के अफसर दिल्ली में घूम रहे हैं, पंजाब के मंत्री दिल्ली में घूम रहे हैं और घूम घूम के पैसा और शराब बांट रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस मानसिकता की सरकार है। जो लोग चुनाव में पैसा बांटते हैं वो चुनाव के बाद पैसा बनाते हैं। इसीलिए इन्होंने शराब घोटाला किया, इसीलिए इन्होंने शराब की दुकानें खोली। अब दिल्ली के लोगों को सावधान होगा, ऐसे लोगों को जो हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। 5 तारीख को इनको चलता करना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। देखिए, उनका जो गुस्सा है, क्रोध जो है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का विरोध का तरीका है वो अजब ही है, अलग ही है। कभी वो गंदा पानी लेके अरविंद केजरीवाल के घर पे पहले भी चली गई थी, उसके बाद अब जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो आप देखेंगे, ऑटो में भर भर के कूड़ा वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लेकर गई। विकासपुरी से सारा कूड़ा उन्होंने उठाया और उसको डंप करना चालू कर दिया। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर वो सारा कूड़ा उन्होंने फेंकना चालू कर दिया। पुलिस ने बोला अगर आप नहीं रुकी तो आप पर कार्रवाई होगी, लेकिन स्वाति मालीवाल नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि भाई ये दिल्ली का कूड़ा है, ये अरविंद केजरीवाल का कूड़ा। उन्होंने इस तरीके से बेइज्जत करने का अरविंद केजरीवाल को प्रयास किया तो पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया। ये विरोध हो रहा है देखिए स्वाति मालीवाल की तरफ से। कभी एक साथ थे, कभी इनको कोई सोच नहीं सकता था कि अलग हो जाएंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट से लेकर आज की ये तस्वीर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भाई जब अपने पलट जाते हैं, जब अपने दुश्मन हो जाते हैं तो फिर उनसे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं हो सकता। आज जिस तरीके से कूड़ा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर फेंका गया स्वाति मालीवाल की तरफ से, वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि आम आदमी पार्टी के भीतर उनके सहयोगियों के साथ सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए, ये तस्वीर दिखानी बनती थी आपको। अब आगे बढ़ते हैं और भी सीरियस मुद्दे हैं। दिल्ली की बात अगर की जाए, एक मुख्य खबर आपको समझाता हूं। दिल्ली दंगे की साजिश मामले में आरोपी जो है शिफा और रहमान को कड़कड़डुमा कोर्ट ने कस्टडी पैरोल पर रिहा किया। अब कस्टडी पैरोल क्या है उसको आप मेरी खबर को जानेंगे, सुनेंगे तो समझ जाएंगे। बता दें कि शिफा और रहमान को 30 जनवरी से 3 फरवरी तक 5 दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी गई है ताकि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सके। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 को मतगणना होगी। रहमान को उखला से एआईएमएम ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक रहमान को जेल से बाहर लाने और वापस भेजने के लिए बटालियन की यात्रा का खर्च जो है वो खुद उठाना होगा। जो सिक्योरिटी होगी, क्योंकि भाई उसको अकेला छोड़ नहीं सकते, शायद भाग जाएगा। पहले 2 दिनों के लिए उन्हें प्रतिदिन आप सोचिए 2,07,429 रुपए का खर्च देना होगा। उसके बाद अगले 2 दिनों के खर्च का भुगतान भी करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि रहमान दिन के समय अपने घर पर रह सकते हैं और पार्टी कार्यालय में जा सकते हैं, लेकिन अपने भाषणों में चल रहे मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जो मामले उन पर चल रहे हैं उस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकता। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने ताहिर हुसैन को भी कस्टडी पैरोल दी थी और उसको भी मान लीजिए ऊपर भी बटालियन की सुरक्षा का खर्च का जिम्मा डाल लिया था। यानी बटालियन आपके साथ चलेगी, लेकिन दंगाइयों को टिकट क्यों दे रही है पार्टियां? कोर्ट का जो प्रक्रिया है, कोर्ट तो प्रक्रिया अपनी कर रही है। कोर्ट की सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से आ रही है, जहां एक शख्स ने
शिवलिंग का अपमान करने की हिमाकत कर डाली है उस जिहादी ने। इसको तो मैं कहता हूं जितने जूते पड़ने चाहिए वो शब्दों में तो कम ही होंगे। और पुलिस की अब वो गिरफ्त में है। इस घटना ने हिंदू समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है। आइए जानते हैं ये पूरी रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट देखिए, इसकी जो सुताई हो रही है, इसकी जो पिटाई हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रही है। ऐसे लोगों का और क्या किया जाए, या क्या बचने के लिए कह देते हैं हम पागल हैं, फला है, ढिमाका है। लेकिन ये तस्वीर के माध्यम से आप देखिए इस व्यक्ति ने क्या किया है। ये जो खड़ा है ये मध्य प्रदेश, देखिए पुलिस ने गुरुवार 30 जनवरी को इस युवक को यानी इमरान उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। इसने हिंदू धर्म के प्रमुख आराध्य भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग का अपमान किया है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे उसमें इसने शिवलिंग पर पैर रखा हुआ है और ये फोटो खिंचा रहा है, वीडियो बनवा रहा है। आरोपी ने अपने पैर शिवलिंग पर रखकर एक वीडियो बनाया और इसे इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है, जिससे हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की बताई जा रही है। वीडियो के वायरल होते ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्रवाई के बारे में बता दूं कि रतलाम के स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी के अनुसार शिकायतकर्ता महावीर की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर लिया जाएगा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इमरान उर्फ सुक्खा एक आदतन अपराधी है और उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिंदू संगठनों की प्रतिक्रिया में जानिए कि हिंदू संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के ज्ञापन भी सौंपे हैं। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देखिए, तो ये रतलाम से जुड़ी खबर थी, जहां पर कुछ अराजक तत्व कह लीजिए, कुछ कट्टरपंथी कह लीजिए, खुद को मॉडर्न भी बताते हैं, लेकिन हैं ये जिहादी, अंततः करते वही हैं। इनको हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा नफरत है कुछ को, खास तौर पर इन जैसे लोगों को। ये सोचते हैं कि हर बार ऐसे ही बच जाएंगे। पहले का समय था, हम कुछ भी करते थे, अपमान करते थे शिवलिंग का, बच जाते थे। लेकिन अब कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो सामने आया करेगी जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा। और ऐसे ही उनको पहले देखिए, जनता जो है वो कब तक बर्दाश्त करेगी। कानून के हवाले तो किया जाता ही, हम भी कहते हैं कानून के सहारे से चलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को जनता भी जो है सबक सिखाती है। पुलिस की प्रतिक्रिया, क्योंकि सब कुछ कानूनी तरीके से हो रहा है, पुलिस की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अपराधी जो है मामला दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी को जो है पूर्व आपराधिक रिपोर्ट के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से कोई भी अगर कृत्य रहेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, देखिए अपराधी जो है मामला दर्ज किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो आरोपी को जो है पूर्व आपराधिक रिपोर्ट के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी घुसपैठ का एक संगठित रैकेट सक्रिय है, जिसे 2 राजनीतिक नेताओं और 2 उग्रवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। किरीट सोमैया के अनुसार कल्याण तालुका में 1250 बांग्लादेशी रोहिंग्याओं ने विभिन्न सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन किया है। इस मामले को लेकर उन्होंने तहसीलदार सचिन शेजल से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की। सोमैया ने कहा कि महाराष्ट्र में 2 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारतीय नागरिक बनाने की साजिश रची गई थी, जिसकी योजना लगभग 6 महीने पहले तैयार की गई थी। अब तक 1,23,000 लोगों को भारत में जन्म प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जा चुका है, जबकि 19,000 लोगों के आवेदन मंजूर किए गए थे। हालांकि इस गड़बड़ी का पर्दाफाश होने के बाद संबंधित प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन किया कि जन्म प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए एक स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किया जाए, ठीक उसी तरह जैसे पासपोर्ट सत्यापन के लिए किया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घुसपैठ को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसमें राजनीतिक नेताओं, उग्रवादी संगठनों और बांग्लादेशी एजेंटों की भूमिका है। इसके अलावा सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि मालेगांव APMC के नाम पर 193 करोड़ रुपए निकाले गए, जिसमें से 50 करोड़ रुपए इन अवैध घुसपैठियों के दस्तावेज तैयार करने के उपयोग किए गए हैं। इस मामले की जांच ATS द्वारा शुरू कर दी गई है और प्रशासनिक लापरवाही को देखते हुए मालेगांव के 2 तहसीलदारों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सभी आवेदनों की पुनः जांच करने का आदेश दिया है। बीजेपी नेता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इन 2 लाख घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो बांग्लादेश का मुद्दा आपने देखा और देखा कि कैसे घुसपैठ के खिलाफ
सुमैया जी द्वारा ये मुहिम छेड़ी जा रही है, उनके द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है। चलिए, इस खबर को हमने आपको बताया। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर करना चाहिए बाहर, हां या ना में आपको जवाब देना है। तो आपने उत्तर क्या दिया वो भी आपको बता देते हैं। ये लीजिए, 98% लोगों ने कहा हां, चुन चुन कर बाहर कर देना चाहिए। 2% लोग इससे असहमत हैं। मुझे लगता है कि 2% ये घुसपैठिए ही है। अब बात करते हैं उस हेलीकॉप्टर क्रैश की जिसने सभी को डरा कर रख दिया, दहला कर रख दिया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बड़ा हादसा हो गया। एक विमान और हेलीकॉप्टर की आपस में जोरदार टक्कर हुई। जोरदार टक्कर लगते ही धमाका हुआ और एक आग भड़क गई। और आपको बताएं, विमान और हेलीकॉप्टर दोनों पोटोमैक नदी में जा गिरे। विमान में 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे। कहा जा रहा है कि हादसे में किसी के भी जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। अब तो कहा जा रहा है शायद सभी मारे जा चुके होंगे। तो वहीं हादसे के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी के अधिकारियों के बीच इंटरैक्शन का ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें टक्कर के बाद उनको अलर्ट किया जाता हुआ सुनाई दे रहा है। एक बार आपको वो ऑडियो भी फटाफट आपको हम सुनाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा वो ऑडियो सुनिए इंटरैक्शन की। This club has a aircraft inside Christmas separation. 472 Washington Star 1 star 32017. 472 American 3130 go around turn left in 250. ऑडियो में डर और हादसा दोनों की गूंज वायरल ऑडियो क्लिप में है। देखिए, ऑडियो क्लिप में व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि क्रैश क्रैश क्रैश, ये अलर्ट 3 है, क्रैश क्रैश क्रैश, ये अलर्ट 3 है। और देखिए, रनवे 33 के अप्रोच एंड पर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के समय एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के उससे प्राप्त ऑडियो में हादसे के भयावह क्षण कैद हुए। हादसे में 30 सेकंड से कम समय में ही इतना बड़ा जो हादसा हुआ है। अब देखिए कैसे ये अचानक हुआ। और कहा यह जा रहा है, वो तस्वीर एक बार फिर से आपको हम दिखाएंगे। सीधा वो हेलीकॉप्टर जो है, वो मिलिट्री जो हेलीकॉप्टर है, वो सीधा प्लेन की तरफ उड़ता हुआ जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यह हादसा रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट के पास हुआ है और एयरलाइंस CRJ-700 बॉम्बार्डियर 5342 कैंसास के जेट विचिटा के उड़ान भरकर वॉशिंगटन डीसी की ओर आ रहा था, लेकिन रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान मिलिट्री हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक H-60 से वो टकरा गया। बता दें कि हादसा भारतीय समय अनुसार करीब 8:50 पर हुआ सुबह, और टक्कर लगते ही विमान दाईं ओर झुक गया और फिर इसमें आग लग गई। सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई और हादसे के बाद से रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। देखिए, इस तरीके से जो ये हादसा हुआ, इस पर प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। जो CEO है अमेरिकन एयरलाइंस के, रॉबर्ट ईसो ने, उन्होंने भी हादसे पर शोक जारी किया है। उनकी भी ऑडियो आपको सुननी चाहिए, उनका भी वीडियो आपको देखना चाहिए। I want to brief you on a serious accident that occurred involving an American Eagle aircraft. The aircraft was operated by PSA Airlines, which is a wholly owned subsidiary of American Airlines. First and most importantly, I'd like to express our deep sorrow about these events. This is a difficult day for all of us at American Airlines, and our efforts now are focused entirely on the needs of our passengers, crew members, partners, first responders, along with their families and loved ones. I know that there are many questions, and at this early stage, I'll not be able to answer all of them, but I do want to share the information I have at this time. American Eagle Flight 5342, operated by PSA Airlines, a CRJ-700 aircraft traveling from Wichita, Kansas to Washington Reagan National Airport, has been involved in an accident near Washington, D.C. It appears to have collided with a military aircraft on approach. Flight 5342 was under the command of 4 crew members and carried 60 passengers for a total of 64 people on board. We are actively working with local, state, and federal authorities on emergency response efforts, and the American Airlines care team has been activated to assist our passengers and their families. We're cooperating fully with the National Transportation Safety Board in its investigation and will continue to provide all the information we can. Our cooperation is without pause, and we want to learn everything we can about today's events. That work will take time, but anything we can do now, we're doing. And right now,
That means focusing on taking care of all passengers and crew involved, as well as their families. Members of our GO team will be on their way to Washington, D.C., and I'll be heading there shortly as well. We know that many people will be concerned for the welfare of their loved ones, and we've set up a special helpline friends and family can call at 1। चलिए, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जैसे वो एक तरीके से टकराया हेलीकॉप्टर और प्लेन। अब आगे बढ़ते हैं, पिनाका रॉकेट लॉन्चर की बात करते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सफल टेस्टिंग के बाद अब इसे खरीदने की तैयारी है। इसे खरीदने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी इसको दे दी है। सेना में इसे शामिल करके ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों में मिलिट्री की मारक क्षमता को बढ़ाने की तैयारी है। चर्चा है कि जिन रॉकेट्स को खरीदने की मंजूरी दी गई है उनकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर है। यही वजह है कि यह पाकिस्तान और चीन से जुड़ी भारत की सीमा में असरदार साबित होगा। दरअसल पिछले साल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम DRDO के नाम से जानते हैं, पिनाका रॉकेट सिस्टम की टेस्टिंग उसने की थी, जो सफल रही थी। ये परीक्षण अलग अलग फील्ड फायरिंग रेंज में किए गए थे ताकि इसकी रेंज और सटीक निशाना लगाने की क्षमता को समझा जा सके। अब क्या है पिनाका रॉकेट लॉन्चर, कैसे काम करता है, वो आपको बता देते हैं। पिनाका भारत में तैयार स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे कम समय में अधिक दूरी वाली मारक क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। इस सिस्टम को सेना की आर्टिलरी यूनिट का हिस्सा बनाया गया है। अब आने वाले सालों में इसकी तैनाती को विस्तार देने की योजना भी सामने आई है। देखिए, ये बहुत खतरनाक तरीके से हमारी युद्ध क्षमता को आगे बढ़ाएगा और इससे दुश्मन जो है वो परेशान है। इस सिस्टम में क्या क्या खास है वो भी आपको बता दें। स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर कई हिस्सों से मिलकर बना है। इसमें मल्टी ट्यूब लॉन्चर व्हीकल, लोडर व्हीकल और कमांड पोस्ट व्हीकल हैं। रॉकेट लॉन्चर वाले हिस्से में 2 पॉड्स हैं और हर पॉड में 6 रॉकेट लगते हैं। 214 mm पिनाका रॉकेट का पेलोड 100 किलो का है। इसमें हाई एक्सप्लोजिव हमला और करने की जो है विकल्प भी है। इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, इसके लिए इसे ट्रक पर फिट किया गया है और भगवान शिव के धनुष पर इसका नाम रखा गया है। इस रॉकेट लॉन्चर का जो नाम है ना, भगवान शिव के धनुष यानी पिनाका के नाम पर रखा गया है। उस धनुष का निर्माण देव शिल्पी कहे जाने वाले विश्वकर्मा ने किया था, विश्वकर्मा जी ने किया था। कहा जाता है कि उस धनुष की टंकर से बादल फट जाते थे और देखिए पर्वतों में कंपन होने लगता था। भगवान शिव जी उस पिनाक धनुष से हित्रिपुरासुर का वध जो है उन्होंने किया था। अब सेना इस पिनाका रॉकेट सिस्टम से और ताकतवर बनेगी। इसकी खास बात यह भी है कि इसे किसी भी मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। मौसम के कारण इसकी क्षमता में कोई जो फर्क है वो नहीं आता है और भारत की जो मारक क्षमता है वो पिनाका रॉकेट लॉन्चर से और भी कई गुना आगे बढ़ चुकी है। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, वो भी आपको बता दें। भारत की बढ़ती ताकत से दुश्मनों में डर का माहौल है क्या, ये हमने प्रश्न पूछा। उत्तर देख लेते हैं। 91% लोग कहते हैं हां, 9% लोग कहते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, उस खबर की बात करते हैं जो कि आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। वॉशिंगटन डीसी में हेरिटेज फाउंडेशन में भाषण देते हुए ब्रिटेन की पूर्व गृह मंत्री यानी सुहेला ब्रेवरमैन ने कहा कि ब्रिटेन इस्लामिक कट्टरपंथ के हाथों में जा सकता है और ईरान की तरह बन सकता है। उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस के बयान का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन पहले इस्लामिक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन सकता है। ब्रेवरमैन ने कहा, JD वेंस ने नेशनल कंजर्वेटिव सम्मेलन में कहा था कि ब्रिटेन पहला इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है जिसके पास परमाणु हथियार होंगे। मुझे नहीं लगता कि वे पूरी तरह मजाक कर रहे थे। उन्होंने आगाह किया कि यदि ब्रिटेन इस्लामिक कट्टरपंथ के हाथों में चला गया और वहां शरीयत कानून लागू हो गया तो ये ईरान जैसी स्थिति यहां पर पैदा कर सकता है। उन्होंने ब्रिटेन में बढ़ती जनसांख्यिकी बदलाव को अमेरिका के लिए भी खतरा बताया। उन्होंने कहा कि क्या यह संभव है कि 20 वर्षों में ब्रिटेन, चीन या रूस की जगह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बन जाएगा, जिसका कारण कमजोर नेतृत्व और बिगड़ते संबंध होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत स्वतंत्रता की जीत है और यह पश्चिमी जगत में जो स्वतंत्रता है उसकी पुनर्स्थापना कर सकती है। अब बढ़ते प्रवासन को बताया खतरा। देखिए, ब्रेवरमैन ने बड़े पैमाने पर हो रहे प्रवासन यानी इमिग्रेशन जो आ रहा है, इलीगल माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, उसको पश्चिमी सभ्यता के लिए अस्तित्व का संकट बताया कि अस्तित्व खतरे में है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या में हो रहे बदलाव से हमारी जीवन शैली और देश की पहचान को खतरा है। उन्होंने बहुसंस्कृतिवाद की विचारधारा की आलोचना करते हुए कहा
वामपंथी प्रगतिशील विचारधारा अब असफल हो रही है। युवा, बुजुर्ग, कामगार सभी इस विचारधारा को नकार रहे हैं। ब्रेवरमैन का ये बयान ब्रिटेन और अमेरिका में राजनीतिक हलचल को बढ़ा सकता है और उनका जो दावा है वो इस जेडी वेंस की बात को कह रही हैं कि भाई शायद ब्रिटेन एक इस्लामिक देश ना बन जाए, एक ऐसा इस्लामिक देश जिसके पास शायद परमाणु हथियार हों। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे, बात करेंगे समुद्री अन्वेषण के लिए एक उल्लेखनीय मील के पत्थर के रूप में आईएनएसवी तारिणी पर सवार लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने 30 जनवरी 2025 को देखिए सफलतापूर्वक पॉइंट नीमो से वो गुजरी हैं। आप सोचिए 12:30 कह लीजिए या रात के 12 बजे कह लीजिए, उस समय में वो पॉइंट नीमो से वो गुजरा है, जबकि वे नविका सागर परिक्रमा के तीसरे चरण के दौरान न्यूजीलैंड के लिटिलटन से पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड द्वीप समूह की ओर जा रहे थे। पॉइंट नीमो निर्देशांक जो है उसका वो भी अच्छी जगह पर वो स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ स्थान दुर्गमता का महासागरीय ध्रुव है, जो निकटतम भूभाग से लगभग 2688 किलोमीटर दूर स्थित है। दक्षिण प्रशांत में यह अलग थलग बिंदु अपनी अत्यधिक दूरस्थता के लिए प्रसिद्ध है, जहां सबसे निकटतम मानव उपस्थिति जो है अक्सर ऊपर परिक्रमा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर होती है। इसके अतिरिक्त पॉइंट नीमो एक निष्क्रिय अंतरिक्ष यान कब्रिस्तान के रूप में कार्य करता है, जहां अंतरिक्ष एजेंसियों ने जानबूझकर निष्क्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनरों को पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने और समुद्र में गिरने का निर्देश दिया है, जिससे मानव आबादी के लिए जोखिम कम हो गया है। अब 1999 में स्पेनिश अनुसंधान पोत हेस्पेराइड्स पॉइंट नीमो तक जाने वाला पहला जहाज बन गया था। तब से बहुत से जहाज इस बिंदु से नहीं गुजर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आईएनएसवी तारिणी केवल पाल पर ही इस बिंदु से गुजरी है। केवल एक नॉर्मल बोट कह लीजिए इसको, कोई अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं, एक नॉर्मल बोट जो है पाल पर ही इस बिंदु से गुजरी है। अधिकारियों ने इस बिंदु से महत्वपूर्ण जल नमूने भी एकत्रित किए हैं, जिनका विश्लेषण राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा किया जाएगा। ये नमूने समुद्री जैव विविधता और रासायनिक संरचना की उपस्थिति सहित समुद्री स्थितियों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेंगे, जो वैश्विक समुद्री विज्ञान अनुसंधान में योगदान भी देगा। नाविका सागर परिक्रमा ये भारत की महिला नौसेना अधिकारियों की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये महिला नौसैनिक है भारत की, जो इसमें तारिणी में जो है वो जा रही है, भारत का झंडा वहां पर लहरा रही है पॉइंट नीमो में, जो वैज्ञानिक सहयोग और समुद्री अन्वेषण को आगे बढ़ाती है। पोर्ट स्टैनली में अपने अगले बंदरगाह की ओर बढ़ने के साथ ये यात्रा जारी रहती है। देखिए, सलाम है हमारा इंडियन नेवी को और इन जाबाज महिला नेवी की अधिकारियों को, जिन्होंने जान का रिस्क मैं कहूंगा लेते हुए इस मिशन को आगे बढ़ाने का जो है अपना प्रयास वो लगातार जारी रखा और कभी ना हिम्मत हारने के अपने जज्बे को कायम रखा। चलिए, आज्ञा दीजिए, समय इतनी अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।